खबर आ रही है। फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शाह के लिए अचानक जेएनयू में इस तरह के प्रोटेस्ट क्यों हुए, अगर इसको तलाशते हुए निकलते हैं तो पता चलता है कि यहां पर मामला जुड़ा हुआ है उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत से। मेरे प्यारे साथियों, 2020 के अंदर भारत की राजधानी दिल्ली में सीएए को लेकर के प्रोटेस्ट हुए थे। उन प्रोटेस्ट में इन दो चेहरों का जो कंट्रीब्यूशन था उसे देखते हुए ये तब से तिहाड़ जेल में बंद हैं। यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इन्हें बंद किया गया है और इन्हें जमानत नहीं मिली है। इनकी जमानत याचिका हाल ही में फिर एक बार खारिज हुई है। 5 जनवरी को जैसे ही इनकी जमानत याचिका खारिज हुई, उसके बाद जेएनयू में कुछ छात्र प्रोटेस्ट करने उतर आए और सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल को रिजेक्ट करने के चलते ये फिर से प्रोटेस्ट हुए। इस बार बेल रिजेक्ट करने वाले जजेस में जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस अरविंद कुमार शामिल थे। आप दोनों की बेंच के जजेस ने इनकी न केवल जमानत को रद्द किया, बल्कि अब अगले 1 साल बाद इनके लिए फिर अपील की जा सकती है, यह सुनिश्चित किया। क्या यह पहली बार है कि इन लोगों की जमानत पहली बार रद्द हुई है या मल्टीपल टाइम रद्द होती आ रही है? आफ्टर ऑल ऐसा कौन सा केस है जिसके चलते इन्हें जमानत मिल नहीं पा रही है? आफ्टर ऑल इनका केस है क्या जिसके चलते इन्हें जेल में रखा गया है? आज के सेशन में इनका जिक्र करते हैं। इन दो चेहरों को एक बार के लिए आप पहचानें और आगे चलें। सबसे पहले बात शर्जील इमाम की करते हैं। शर्जील इमाम टीपीएस दिल्ली से पढ़े हुए छात्र, आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में बीटेक और एमटेक किए हुए छात्र रहे हैं। आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस पढ़ना बहुत से लोगों का ड्रीम होता है। इनके ड्रीम में वहां से आगे था एमए हिस्ट्री करना जेएनयू से और वहीं से पीएचडी करना। ये 2015 में पीएचडी के लिए एनरोल जेएनयू में होते हैं। उससे पहले ये एमए भी वहीं से करते हैं। अपनी एकेडमिक्स में जिस समय ये एंट्री कर रहे थे उस समय एक्टिविज्म इन्हें बहुत तेजी से आ रहा था और उसी एक्टिविज्म के चलते इनकी फाइल बन गई है। इनके एक्टिविज्म के कुछ प्रमाण आज के सेशन में हम आपके सामने रखेंगे। ऐसे ही एक और छात्र हैं उमर खालिद, दिल्ली के ही बॉर्न एंड बॉटअप हैं। इनके पिताजी हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज डीयू से पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन की। इसके बाद एमए, एमफिल और पीएचडी जेएनयू से कर रहे थे और अपनी पीएचडी आदिवासियों पर, झारखंड के अंदर आदिवासियों पर कर रहे थे। ये इनका थोड़ा बेसिक परिचय जेएनयू से कनेक्ट का है। अब थोड़ा सा सीएए के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। वर्ष 2020, संभवतः आपको याद हो, भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा था। लेकिन इससे पहले ये एक बिल था। जिस समय ये बिल आ रहा था उसी समय इसका प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था। भारत सरकार सिटीजनशिप को लेकर के कुछ प्रावधान कर रही थी कि जो भारत में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आकर बसे हुए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी लोग जो भारत में आकर बसे हैं, मुख्यतया नॉन मुस्लिम्स जो आकर बसे हैं, उनके सिटीजनशिप के प्रावधान किए जा रहे थे। लेकिन इसके विरोध में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा। लगभग 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले मुस्लिम्स देश में इस बात के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि भारत में बाहर से आकर बसने वाले मुसलमानों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। सरकार का तर्क था कि हमारे पड़ोसों में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, बहुत से अल्पसंख्यकों ने हमारे देश में शरण ली है। ऐसे में उन्हें इस देश की नागरिकता देना जिम्मेदारी है, क्योंकि उन देशों में ब्लास्फेमी के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। और ये आप लोगों ने देखा भी है कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना भारत आई हैं, तब से अल्पसंख्यक हिंदू जो कि बांग्लादेश के ही नागरिक हैं, उन्हें भारत के समर्थन में निशाना बनाया जा रहा है और आए दिन आप उनकी हिंसा सुर्खियों में सुन रहे हैं। खैर, सीएए के विरोध में देश भर में प्रदर्शन शुरू होते हैं। पढ़े लिखा वर्ग इस बात में, जो कि मतलब समझाने में लग रहा है कि देश सेक्युलर है और सेक्युलर है तो वो मुसलमानों को छोड़कर बाकी को क्यों सोच सकता है, सबके लिए क्यों नहीं सोच सकता, एक समान क्यों नहीं सोच सकता, इस तरह की बातें उठने लगती हैं। मुसलमानों को भड़का दिया जाता है। ये एक सोची समझी रणनीति होती है, क्योंकि इसमें देश किसी भी तरीके से नागरिकता बांटने जैसा या नागरिकता का प्रमाण पत्र देने जैसा काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन भड़काया यह जाता है कि सरकार रह रहे सभी मुसलमानों से उनका आधार मांगेगी, उनकी पहचान मांगेगी। उन्हें बताया जाता है कि आपसे पहचान मांगी जाएगी कि आप इस देश के हैं या नहीं। इस तरह से उनके दिमाग में कचरा भरा जाता है और देश में एक दंगा भड़क उठता है। ये पूरा कार्य बड़ा ही संस्थागत और सोची समझी रणनीति का हिस्सा था।
इसके पीछे एक और कॉन्स्पिरेसी थी और वो कॉन्स्पिरेसी बाद में दिल्ली पुलिस ने डिकोड की। कॉन्स्पिरेसी ये थी कि उसी दौर में प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया आने वाले थे। प्रेसिडेंट ट्रंप का वो पुराना कार्यकाल था और जब वो इंडिया आने वाले थे तो वर्ल्ड मीडिया इंडिया में रहने वाली थी। इंडिया पर दुनिया का अटेंशन होने वाला था और ऐसे में विदेशी ताकतें चाहती थी कि भारत की राजधानी में अगर हिंदू मुस्लिम प्रोटेस्ट हो जाए, भारत की राजधानी में दंगे भड़क जाएं, तो ये वर्ल्ड वाइड कवरेज मिल सकता है कि हिंदू मेजॉरिटी भारत किस तरह से मुसलमानों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव करता है। इस पूरी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट हुए। इस देश में प्रोटेस्ट हुए और वो वायलेंट बन गए। दिल्ली देश की राजधानी में प्रोटेस्ट हुए और इस प्रोटेस्ट को दिल्ली राइट्स 2020 के नाम से जाना जाता है। इन दंगों में बहुत से लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए और ये उस समय हो रहा था जब ट्रंप की भारत यात्रा प्रस्तावित थी। इन प्रोटेस्ट का मेजर मकसद दिल्ली में आई हुई मीडिया का ध्यान आकर्षित करना था। वर्ल्ड मीडिया ने इसे 2019 के एंड में कवर करना शुरू कर दिया था कि यहां पर वायलेंस हो रहा है। 53 लोगों की मौत हुई, जिसमें बताया गया कि 38 मुस्लिम थे, 15 हिंदू थे। 700 से अधिक लोग घायल हुए, आगजनी हुई, 753 से अधिक एफआईआर हुई। ट्रंप के भारत आने से पहले हुई इस हिंसा को प्रॉपर तरीके से ग्लोबल फुटेज मिली, लेकिन उस फुटेज में जिन दो चेहरों का बड़ा जिक्र रहा वो ये दो थे, शरजील इमाम और उमर खालिद। शरजील इमाम अपने एक वीडियो के चलते सुर्खियों में थे। सुर्खी ये थी कि भारत का मेनलैंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट के साथ जिस कॉरिडोर के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वो चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। शरजील इमाम का एक वीडियो सरफेस होता है। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान ये उस क्षेत्र में पहुंच करके, सिलीगुड़ी कॉरिडोर मेजॉरिटी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये वहां पर जाकर बयान देते हैं कि हम 5 लाख लोग अगर मिल जाएं, सड़क, ट्रेन, हाईवेज इनको रोक दें, तो हम पूरी तरह से चिकन नेक को काट सकते हैं और हम आसाम को और पूर्वोत्तर भारत को मेन भारत से अलग कर सकते हैं। इनका ये बयान पूरी तरह देशद्रोह का था। इनका ये बयान देश को तोड़ने वाला था। ये वैसा ही बयान है जैसा आप बांग्लादेशियों से सुनते हैं जब भारत के बारे में आप बयान सुनते हैं। ये वैसी ही चेष्टा थी जो चाइनीज, पाकिस्तानी लोग भारत को तोड़ने के लिए प्लान करते हैं। इस तरह की बात एक भारतीय होने के नाम पर ये कैसे बोल सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। ये एक पब्लिक रैली के अंदर कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहां से इनका ये वीडियो बाहर निकल कर आता है। विचार करिए कितना ज्यादा जहर भरा होगा दिमाग में। एक बच्चा जो डीपीएस दिल्ली से पढ़ा है, आईआईटी मुंबई से पढ़ाई कंप्लीट की है और उसके बाद जेएनयू से पीएचडी कर रहा है, और वो देश में ही इस तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैसे तोड़ा जाए, मुसलमान मिलकर के कैसे इस देश को तोड़ सकते हैं, इसकी प्लानिंग कर रहा है। इस इस प्रकार की जो उसकी सोच थी, इस सोच पर ही पूरे देश में एक गुस्सा उबल गया। जब पुलिस को और न्यायपालिका को और देश की अन्य जनता जो देश के अंदर बहुत ही सेक्युलर तरीके से रह रही है, वो इस बात को जानने के लिए जब जानी, तब इनके साथ पूरी तरह से इनके एंटी सेंटिमेंट्स तैनात हुए। इसी प्रकार से उमर खालिद अपने बयान में सुनाई देते हैं, जब तक इस देश में भाजपा और आरएसएस हैं, इस देश को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। ये व्यक्ति बड़ा ही इंटेलेक्चुअल तरीके से अपने साथ में लोगों को इकट्ठा करता चल रहा था। ये बताने का प्रयास कर रहा था कि वर्तमान केंद्र सरकार गरीबों की नहीं है, लेबर्स की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये केवल अंबानी और अडानी की है। ये अपने इंटरव्यूज में जिस तरह की बातें रख रहा था, वो बातें एक बारगी सुनने पर लगता था कि ये कितना देश के बारे में सोचने वाला है। लेकिन पुलिस जांच में पता चलता है कि ये सीएए प्रोटेस्ट को भड़काने में और उन्हें संस्थागत तरीके से कैसे आयोजित किया जाए, उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जुड़ा हुआ बताया गया जो दिल्ली दंगे भड़काने के अंदर जिम्मेदार थे।